जनों को प्रणाम और सम्मानित मंच और सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम। अभी नर्वसनेस तो कॉलेज के समय से खत्म हो गई, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन मरीन इंजीनियर या मर्चेंट नेवी जिसको बोलते हैं वो मैंने केरला से करी 4 साल। वहाँ जाके काफी कुछ सीखा और आज एक ऐसा दृश्य यहाँ है जिसको देख के मुझे नर्वसनेस इसलिए आ रही है कि यहाँ तो सब 85% प्लस वाले बच्चे बैठे हैं। 85, 90, 95% वाले बच्चे सब, मैं भी फर्स्ट ग्रेड में बस यहाँ पकी वैल्यू 76% 10th में, 76 12th में, 76 बीटेक में। तो बात ये है कि जैसा सर ने बोला, पढ़ाई के लिए हम लोग को ऐसा होता है कि गांव में शुरुआत में सही गाइडेंस नहीं मिलता है। आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि जैसे अपने चैरिटेबल ट्रस्ट से आप लोग को आगे क्या करना है जीवन में, उस सब का एक संदेश या जो भी जरिया है वो आपके पास है। इन सब में मैं जिन बच्चों को सम्मानित किया गया है उनके पास, मेरे पास विशेष करके कोई भी मैसेज देने के लिए नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए मैसेज देना चाहता हूं जो आज इस सम्मान के पात्र नहीं रहे हैं पर यहाँ पर उपस्थित हैं। और उनके लिए मैं अपने पर्सनल जीवन में, मेरी नहीं पर मेरे एक अभिन्न अंग की कहानी आप लोगों के सामने रखता हूँ। मेरा छोटा भाई है कमलेश चौधरी। वो हम लोगों की घर की स्थिति सही नहीं थी, तो ये सब बातें 2007-8 की, जब मैं 7वीं में और छोटा भाई 6ठी क्लास में थे। तो पापा ने एक दिन, क्योंकि घर परिवार नहीं, रोड पे रहते थे गौचर, तो पापा ने ले जाके एक हॉस्टल में छोड़ के आके कि इनको यहीं रखो। जितनी भी उन्होंने कमाई करी वो सब हम दोनों भाइयों के लगे। वो जिस दिन हम लोगों को हॉस्टल में छोड़ने गए, उस दिन उन्होंने, जो स्कूल के डायरेक्टर साहब थे, उनसे एक बात बोली कि ये मेरी 10 बीघा जमीन है। इतनी 10 बीघा जमीन है, अब इसको आप क्या उजाड़ बनाते हो या फिर यहाँ पे महिंद्रा सेज लाते हो, वो सब आपकी है। ये करोड़ों की भी हो सकती है या ये हजारों में भी नहीं बिकेगी। ये 10 बीघा जमीन आपको सौंप के जा रहा हूँ और जो भी पैसा उनके पास उन्होंने कमाया वो हम दोनों की शिक्षा पे ही लगाया। बहुत छोटे छोटे से थे हम लोग गांव में या घर परिवार में। तब ऐसे बुरे वक्त में बहुत ज्यादा रिश्तेदार और दोस्त तो नहीं होते हैं आपके, पर जो भी थे उनका मानना ये था कि दोनों लोग गई देख कौन सके, दोनों लोग गई ताबरन देख कौन सके, जिसको बाहर निकाल दिया तो मजा करे और मस्त रहे। समझ में आ रही है ना आपको बात? नहीं, हाँ। पर उन्होंने जो भी गाने सुने, जो भी उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद यहाँ कहानी मैं अपने भाई की सुनाना चाहता हूँ। वो इतना सा था 6ठी क्लास में, बिल्कुल छोटा सा, उसकी हाइट वगैरह कुछ नहीं बढ़ी थी। तो मैं ही उसका पिता, मैं ही उसकी माँ, कंधे पे इधर वो लेके, सहारा लेके रात को सोता था। बहुत मेहनत करी उसने, तो उसको कुछ समझ नहीं आया, दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था उसके। चंचल बहुत था, मतलब लखन दोनों से करे जो भाई, वो हर आदमी का लुट रहा था। बड़ो भाई साथ जो बचा ले जो भी, पर पढ़ाई में कुछ नहीं दिमाग में जाता था उसके। ऐसा करते करते उसने 10वीं पास करी और 10वीं पास करी 59% से। एक दिन, अब मैं और मेरे चाचा जी, हम लोग ज्वाइंट परिवार है, तो मेरे चाचा जी और मैं उसके लिए पूरे जयपुर में और ऐसा घूम के स्कूलें ढूंढ रहे हैं कि कहीं तो इसको एडमिशन मिल जाए। 11वीं में एग्रीकल्चर में, आर्ट्स में, अच्छी स्कूलों में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था अपने परसेंटेज पे। तो मेरे पापा को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने ले जाके उसको, मैं IIT के लिए तैयारी कर रहा था तब, 11th में था मैं। 11th मैंने पास कर ली थी जब उसने 10th किया। दोनों भाइयों में 1 साल और 1 दिन का डिफरेंस है हम दोनों। तब उसको पापा ने ले जाके बायो की क्लास में बिठा दिया और बायो उसने 11th में पढ़ी, 12th में पढ़ी। 12th के एग्जाम से पहले 1 जनवरी आती है, मार्च में एग्जाम होते हैं, तो 1 जनवरी आती है। तब तक उसका ऐसा था, मुझे तो ऐसा था कि ये फेल होगा और हम सभी को ऐसा था कि ये फेल होगा।
हम लोग हमारे गुरुजी है देवा का वास उधर रेनवाल के साइड में, वहां जा रहे थे तो बीच में हम लोग की स्कूल आती है, पिंक सिटी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़े लिखे हैं, तो वहां पर गुरुजी ने उसको कंधे पे हाथ रख के ऐसा साइड में लेके चले गए। अब क्या बात उन्होंने उसको कान में बोली आज तक हमें तो नहीं पता है। तो उसने बाद में ऐसा बोला कि उन्होंने ऐसा बोला कि तू पास तो जाए लो, ये बात उसको लग गई कि तू पास तो जाए लो, इतनी बड़ी बात कह दिया अपन। 85% के साथ 12 आरबीएससी बोर्ड से उस साल नीट में उसके नंबर आए 450 के आसपास, फिर उसने ड्रॉप किया, अगले साल फिर नीट का एग्जाम दिया और तब 550 के आसपास जो है एमबीबीएस की सीट मिल जाती थी। आजकल तो उल्टा का 720 ले रहे हैं, तो उसको अगले साल एमबीबीएस का हो गया। एमबीबीएस कंप्लीट होते होते जैसे ही एमबीबीएस का कंप्लीट हुआ इंटर्नशिप, तो उसको सरकारी नौकरी मिल गई, रतलाम में सरकारी डॉक्टर बन गया। सरकारी डॉक्टरी का वो पहला साल खत्म ही नहीं हुआ था, 4 महीने हुए और उसने नीट पीजी भी क्लियर कर ली, और वो पीजी कर रहा है, सेकंड ईयर में है एनेस्थीसिया से। ये क्यों सुना रहा हूं मैं आपको, मुझे पता है कि ये कहानी लंबी होगी, पर ये कहानी उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को आज अलग थलग महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा होगा ऐसा कि क्या मैं थोड़ी और मेहनत कर सकता हूँ, सभी कर सकते हैं। आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेहनत बहुत करते हैं पर नंबर नहीं आते। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि उसके नंबर नहीं आते थे तब भी वो पढ़ाई करता। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं तो इतना नहीं पढ़ाई करता। अब ये बात तो ये एनेक्डोट उन बच्चों के लिए था कि आप सभी लोग अच्छा कर सकते हो, जो किसी भी प्रकार से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने अच्छा नहीं किया इस एग्जाम में। कोई कौन पूछे, आज प्रदीप जी अंडायोजे 10वीं तक पीजी कोई कौन पूछो, 12वीं तक पीजी कोई कौन पूछो, बीटेक करेड़ा छो ग्रेजुएशन का ही मजे कोई कौन पूछे। लख ना सुरो, घर परिवार की स्थिति देखकर चलो, उन देखो मैं बैठे जाके सिखलाओगी देखो, और फिर आगे को सोच चलो भाई आज का जीवन में दुखी दुख से है, एक दिन अन्न सुख मिले, बस वो सुख में अब भी शब्दों में नहीं बयां कर सकता। वो आप लोग अपने अंतरात्मा में बिठा दो कि मैं ऐसा सुख अपने माँ बाप को देना चाहता हूँ, अपने घर परिवार को देना चाहता हूँ, फिर आप लोग सब कर लो। ये तो अलग एक मैसेज है। दूसरा मैसेज ऐसा है जो एक छोटे बालक से आप सभी माता पिता के लिए है। वो ये कि मेरे पिताजी, मेरी दादी जी एक बात बोला करती थी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही है, क्योंकि मेरे दादाजी की डेथ तो 2003 में हो गई। दादी जी ही जो है प्रेरणा स्रोत रही है, उन्होंने ही हम तीनों चारों लड़कों को लाइन पे रखा है। और वो एक बात कहा करती थी कि बेटा बाप की जागीरी सबको बाती बांटी जाए, पढ़ाई में कोई ये बात बहुत गहरी है। आप लोग सीज के आसपास के रहने वाले लोग हो, आपके जमीनें भी बहुत होंगी या जमीनों के भाव भी बहुत होंगे, पर ये बात समझो कि ये सब बटेगा, सब कुछ बटेगा। एक जो पढ़ाई लिखाई आप लोग अपने जीवन में रखोगे, जो ज्ञान आप अर्जित करोगे, और इसमें मैं सिर्फ ये कागज वाला ज्ञान की बात नहीं कर रहा, ये जो सफेद बालों वाले और सफेद सांपों वाले यहाँ बैठे ना, उनके पास भी कभी बैठा करो, उनके पास बैठ के समाज का भी ज्ञान लिया करो। और जिनके नहीं होते हैं उनको ये महसूस होता है, आप लोगों के इसलिए वैल्यू नहीं है। मैंने कितने ही घर ऐसे देखे हैं, उम्र काफी कम है मेरी, अभी 25.5 साल का मैं हुआ हूँ, पर एक्सपीरियंस जो है बुरे दिनों का ऐसा रहा है कि बेटा बेटी बाप दादा को बेटे ही कोई, वो किताब का ज्ञान भी काम नहीं देगा, सामाजिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप इन सबके पास बैठो, इनके पास जो तजुर्बे है उनको सुनो, ठगाओगे नहीं, कहीं गलत राह पे नहीं जाओगे। ये तो 2 मैसेज हुए। अब तीसरे मैसेज में 3 मैसेज साथ में, और वो आप सभी लोगों के लिए। मेरे पापा एक बात बोलते हैं कि बेटा, अभी हम लोग परसों बैठे थे, रात को 1-1:30 बजे, दोनों बाप बेटे बैठे थे, सोच रहे थे कि कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला, वैसे के वैसे ही, जैसे थे वैसे ही। फिर इतनी ये चीज बड़ी कैसे लग रही थी और अपने कर कैसे लिया ये सब।
क्योंकि जैसा साहब ने बोला हम लोग भी वैसे फिर घिस घिस के पास हुए हैं हर चीज में, या फर्स्ट डिवीजन भी घिस घिस के हैं। तो उनका मानना ऐसा था, और जिस बात से मैं सहमत हूँ, कि इंसान 3 चीज में करता है। पहली चीज तो अभाव। अभाव का मतलब है जब आपके पास सुख सुविधाएं नहीं हो, आपके पास कोई साथ देने वाला नहीं हो, तब आपके पास कोई भी और जरिया नहीं रह जाता है। तब आप उस अभाव में अपने जीवन के लिए, अपने जीने के लिए, कुछ इज्जत पाने के लिए, कुछ समाज में आके बैठने के लिए ऐसा करना पड़ता है। वो सब किया है मेरे माँ बाप, मेरे चाचा जी ने। उनका मानना यह है कि ये सब हमने जो किया है वो सब सिर्फ और सिर्फ उस अभाव के कारण किया है कि जो रिश्तेदार आप सीरा बैठ के बोरी पे बैठ के खा रहा है, वो ऐसे बैठ के कि वहां बैठ जा और रोटी खा, ऐसा बिठा के जो लोग बिठाते हैं, उस अभाव के कारण कि आज कभी हम लोग भी इन लोगों के बीच में बैठने जैसे हो, कभी हम लोग भी अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाए, उस कारण से उन्होंने किया। दूसरा है अभाव के बाद में दबाव। दबाव है सामाजिक दबाव। जैसे मेरा भाई डॉक्टर बना, या पहले मेरे चाचा जी जो है वो असम राइफल्स में, उन्होंने वो असम राइफल्स में गए तो मुझे करने का कुछ जज्बा बना, मैं मर्चेंट नेवी में गया। मेरा भाई डॉक्टर बना तो मुझे पता चला कि मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, तो फिर मैंने IAS की तैयारी चालू करी, UPSC की तैयारी चालू करी। अब 15-20 दिन से मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मेरे भाई में अजीब सी हलचल है, वो PG कर रहा है MBBS का, पर उसके मन में, चित्त में शांति नहीं है। उसको ऐसा है कि मेरे को भी कुछ तो करना है, ऐसा करके अलग करके। तो ये है दबाव। पहला जो उन्होंने किया वो अभाव में, हम सब बच्चों ने जो किया, हमारे परिवार के बच्चों ने वो किया दबाव से। और तीसरी चीज होती है प्रभाव। प्रभाव किसका? किसी और का प्रभाव। ये प्रभाव मात्र लेने ही आप लोग यहाँ आ जाए। हम लोग जो भी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम लोग की कोशिश यही है कि कुछ भी प्रभाव हम लोग आपके ऊपर ऐसा छोड़ सके जिससे एक जीवन बदल सके। एक जीवन, ज्यादा जीवन नहीं, एक जीवन किसी का ऐसा बदल जाए कि वो देश का, समाज का, अपने घर परिवार का, सबका नाम रोशन करे। ये प्रभाव डालने का प्रयास जो श्री बालाजी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद का पात्र मानता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो गुजारिश मैं आप लोगों से करूंगा, जो पेरेंट्स हैं, ये 3 चीजों का आप विशेष कर देना। अगर आपके बच्चे को कभी आप जो आपकी घर की स्थिति है वो नहीं बताओगे, उसको यही नहीं बताओगे कि बेटा कोड़ा सो आ रहा है, कोड़े जा रहे हैं, फिर आप बच्चे को दोष मत दो, उसके दोषी आप हो। मैंने ऐसे बड़े बड़े पटेल लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी संतानों को, अपनी औलादों को कुछ करने लायक इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि कुछ भी वो करे, वो ऐसा बाल्टी भी यहाँ से उठाए उससे पहले उनको टोक देते हैं कि तू कहीं करवा जैसे बन। एक तो तू कहीं करवा जैसे बन, एक तो वो उन्होंने वो डूब गए और दूसरे वो डूब गए जो ऐसा बोलते हैं तू कहीं करवा IAS बना तो आपने डूब देवा। ऐसे हर गांव में, हर समाज में आपने लोग देखे हैं, ये दोनों ही कैटेगरी के लोग। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसी चीज बच्चों के साथ मत होने दो। ना तो उनको निराश करो और ना ही उन्हें उनके ऊपर गलत एक धारणा बनाओ उनकी कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। और आखिरी चीज, आप सब ऐसा आयोजन बार बार करते रहो और बच्चों के ऊपर अच्छे से अच्छा प्रभाव डालने की और भी कोशिश की जा सकती है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।